हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नीरू धामा स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी पर। आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के बहुत इम्पॉर्टेंट PYQ करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का करेक्ट सीक्वेंस बताता है। ऑप्शन नंबर 1, कंसेप्चुलाइजेशन, थियोराइजिंग, डिड्यूस्ड, कॉन्सिक्वेंसेस, ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग। या फिर टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन, कंसेप्चुलाइजेशन, थियोराइजिंग, डिडक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस। थर्ड है थियोराइजिंग, डिड्यूस कॉन्सिक्वेंसेस, टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन एंड कंसेप्चुलाइजेशन। एंड द लास्ट वन इज ऑब्जर्वेशन, कंसेप्चुलाइजेशन, थियोराइजिंग, डिड्यूस्ड कॉन्सिक्वेंसेस एंड मेथड ऑफ वेरीफाई देम। सो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं, बट द आंसर इज़ फोर्थ, विच इज़ सबसे पहले आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसे कंसेप्चुलाइज करते हैं, उसके बाद उसकी कोई थियरी इन्वेंट होती है, फिर उसके कंसिक्वेंसेस देखते हैं एंड देन मेथड को वेरीफाई किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक मेथड ऑफ दिस। नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन, that a university department plan to undertake a study wherein attitude, values and biases of teachers and students are to be probed with an eye on disclosing their pattern of adjustment. Which type of research method will be considered appropriate in this context? इन्होंने बोला है कि एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में टीचर्स और स्टूडेंट के एटीट्यूड, वैल्यू और बायसेस को चेक करने के लिए एक प्रॉब करेंगे, मतलब इन्वेस्टिगेट करेंगे और एक रिसर्च पेपर लिखने वाले हैं, फिर एक रिसर्च करने वाले हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा मेथड इसमें यूज़ होना चाहिए। देखिए, टॉपिक को ध्यान से पढ़ना होता है कि एटीट्यूड है, वैल्यू है और बायसेस हैं, ये टीचर और स्टूडेंट के पढ़ने हमें। तो अब आप देखिए, इसमें से ऑप्शन आपके पास एक्सपेरिमेंटल मेथड है, केस स्टडी मेथड है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है, एथनोग्राफिक मेथड है, हिस्टोरिकल मेथड है। बिफोर गोइंग टू द आंसर, आई थिंक आई शुड फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट आर दीज। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड वो मेथड होता है जहाँ पे हम कॉज और इफेक्ट की बात करते हैं। केस स्टडी डीप स्टडी होती है जिसको डिस्क्रिप्टिव का ही पार्ट बताया गया है। सो आपका जो ये केस स्टडी है ये डिस्क्रिप्टिव का ही पार्ट है। एथनोग्राफिक मेथड जो है कल्चर स्टडी करता है, कल्चरल स्टडी करता है। हिस्टोरिकल मेथड बात करता है जो चीज़ पास्ट इवेंट में हो चुकी है और उसके बारे में स्टडी करना हिस्टोरिकल मेथड होता है। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर दी different, what are the options according to you? 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 और second and fourth? So what do you think? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ बात होती है एटीट्यूड की, वैल्यू की और बायसेस की, तो वहाँ पर केस स्टडी मेथड तो बहुत ही ज़रूरी होता है। बिकॉज मैंने क्या बताया, डीप स्टडी करनी होती है। तो डीप स्टडी हम वैल्यूज़ की करते हैं, बायसेस की करते हैं या फिर एटीट्यूड की, तो वहाँ पे केस स्टडी होगा। और एक और चीज़ है एथनोग्राफिक, क्योंकि ये चीज़ें कहाँ से रिलेटेड हैं, कल्चर से रिलेटेड है। सो ऑप्शन फोर्थ विल बी दी करेक्ट आंसर, जहाँ पे एथनोग्राफिक और केस स्टडी मेथड के बारे में बात की गई है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, ये सारे PYQ हैं, सो आई बिलीव कि आप इसको थोड़ा ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इन रिसर्च प्रॉब्लम्स स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड ऑन द स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन टर्म ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। कहा गया है कि टीचर्स के इफेक्ट को पढ़ना है किसके ऊपर, बॉयज़ और गर्ल्स जो कि स्टूडेंट्स हैं उनके, और किस टर्म्स में पढ़ना है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के टर्म्स में। तो क्वेश्चन है, विच कैन बी डेजिग्नेटेड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इनमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। आई बिलीव आपको ये चीज़ें पता होंगी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, बट आई कैन डिस्कस यू इन द क्वाइट शॉर्ट दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो कॉज को क्रिएट करते हैं और उनका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स में देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप याद रखिए टीचर, और डिपेंडेंट में याद रखिए स्टूडेंट्स। बिकॉज एक टीचर ही होती है जो कुछ भी मैनिपुलेट करती है। फॉर एग्जांपल, आप एक सीन सोचिए जहाँ पे एक टीचर पहले हिंदी में पढ़ा के देख रही है बच्चों को, फिर वो सेकंड उसका आया कि वो इंग्लिश में पढ़ा के देख रही है बच्चों को, थर्ड उसने एग्जांपल्स के साथ पढ़ाना शुरू करा, फोर्थ उसने नोट्स दे दे के पढ़ाना शुरू करा, और वो बच्चों पर उसका इफेक्ट देखना चाह रही है। तो क्या हो रहा है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका मैनिपुलेशन कर रहा है अपने वे ऑफ टीचिंग में, और उसका इफ़ेक्ट देखना चाह रहा है वो अपने स्टूडेंट्स पे। तो इसीलिए
इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर और डिपेंडेंट वेरिएबल आपके स्टूडेंट्स होंगे। आई होप ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की गई है, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देन द आंसर वुड बी ऑफ कोर्स टीचिंग मेथड, बिकॉज टीचिंग मेथड है जहाँ पे मैनिपुलेशन होती है, और मैनिपुलेशन होती कहाँ है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। नेक्स्ट वी हैव इन अ थेसिस फॉर्मेट style of referencing have been inappropriately followed by this is an example of, मतलब कि एक थेसिस है जहाँ पे फॉर्मेट एंड स्टाइल रेफरेंसिंग इनअप्रोप्रिएट तरीके से फॉलो किया गया है, तो आपको क्या लगता है ये कौन सी गलती होती है, या फिर इसको क्या नाम दिया जाता है? टेक्निकल लैप्स, अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ द रिसर्चर, इनएबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू राइट अ थेसिस, और लैक ऑफ कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर टू राइट अ थेसिस। So what would be the answer according to you? There should be technical lapse, because बोला क्या गया है? Format and style referencing, which is nothing but the technical lapse on the part of researcher. I hope it's clear. Next we have when results obtained in a research study can be extended to a group sample, it is called। कि क्या होता है जब कोई रिसर्च या फिर जो रिज़ल्ट निकलता है उसे हम एक रिसर्च स्टडी का जो भी रिज़ल्ट निकला है उसे हम ग्रुप सैंपल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब कि जो आपका कंटेक्स्ट ऑफ स्टडी है उसके बाहर जाकर हम इसे बता सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नाम से हालांकि ये बहुत क्लियर है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टडी। मतलब कि आपका जो भी रिज़ल्ट निकला हो उसको आप अपने कंटेक्स्ट से बाहर जाके भी लोगों पर अप्लाई कर सकते हैं। लोगों को में कोई थियरी इम्प्लीमेंट हुई उसको बाहर जाके इम्प्लीमेंट करना, उसे हम एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलते हैं, कि जिसे हम अपने आउट ऑफ कंटेक्स्ट के ग्रुप ऑफ सैंपल पर भी अप्लाई कर सकें। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एन एम्पेरिको इंडक्टिव पैराडाइम इज एम्प्लॉयड। ध्यान से सुनिए वर्ड को। वर्ड क्या है? एम्पेरिको इंडक्टिव पैराडाइम। व्हाट इज दिस एम्पेरिको इंडक्टिव पैराडाइम? सो लेट्स अंडरस्टैंड। इज इट द एथनोग्राफिक प्रोब, केस स्टडी मेथड है, एक्सपोस्ट मेथड है, नैरेटिव मेथड है, या एक्सपेरिमेंटल मेथड है? सबसे पहले तो फिर से समझते हैं कि एथनोग्राफिक क्या होता है? कल्चरल होती है। केस स्टडी आपका डीप स्टडी होती है विच इज़ अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव। एक्सपोस्ट फैक्टो भी आपका एक वी कैन से दैट इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव। बट व्हाट हैपन कि जो चीज़ें पहले हो चुकी होती हैं उसका इफेक्ट देखने के लिए जो स्टडी होती है उसे हम एक्सपोस्ट फैक्टो इफेक्ट कहते हैं। नैरेटिव मेथड जो होता है वो होता है आपका डिटेल्ड किसी चीज़ के बारे में पढ़ना, और एक्सपेरिमेंटल अगेन कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है। तो आपको क्या लगता है एम्पेरिको इंडक्टिव पैराडाइम किसको कहा जाता होगा? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इट इज़ द ऑप्शन नंबर 3 वेयर A, B एंड D। जब हम बात करते हैं एथनोग्राफिक की, केस स्टडी की, या नैरेटिव मेथड की, ये तीनों मेथड वो मेथड है जहाँ पे एम्पेरिको इंडक्टिव पैराडाइम है। ध्यान रखिए डिडक्टिव और इंडक्टिव अगर आपको नहीं पता है तो आई हैव मेक अ वीडियो ऑन दैट, सो यू कैन चेक इट। इंडक्टिव मेथड होता है जो कि सोशो साइंटिफिक है, बट डिडक्टिव होता है साइंटिफिक। तो जो एथनोग्राफिक है, नैरेटिव है, या फिर केस स्टडी है, तीनों के तीनों आपके इंडक्टिव में आते हैं। सोशली ज़्यादा रिसर्चेज होती हैं इन पे instead of doing the scientific research. So the option will be A, B and D. Next we have a researcher while reporting his or her research finding gives weightage to stakeholders perspective in a qualitative research theme. This will involve क्या किया उसने? एक रिसर्चर था, जब वो रिपोर्ट कर रहा था या फिर जब वो रिसर्च फाइंडिंग्स दे रहा था तो उसने सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दी? शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव को दी, वो भी अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो इसको क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू यू? इट इज़ डिस्क्लोजर ऑफ रियलिटी सिचुएशन। इट इज़ द डिस्क्लोजर ऑफ रियलिटी सिचुएशन बिकॉज ही हैज़ गिवन द वेटेज टू द स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव, जो कि एक रियलिटी होती है। सो द आंसर विल बी डिस्क्लोजर ऑफ रियलिटी सिचुएशंस। नेक्स्ट वी हैव द स्टाइल ऑफ राइटिंग अ थेसिस एंड रिसर्च आर्टिकल हैज़ टू बी। जब आप कोई थेसिस लिखते हैं, कोई रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, तो उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? क्रिएटिव इन सो फार एज डिक्शन इज कंसर्न्ड, साइंटिफिक इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज यूज्ड,
Mechanical in so far as placement of figure and tables is concerned, variable in respect of referencing. So what would be the answer according to you? C. Is the scientific in respect of language used. आप अपनी भाषा में कुछ भी नहीं कह सकते जब आप रिसर्च या फिर आप थेसिस लिखते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी scientific in respect of language. That should be very formally written literature, or the all findings and thesis should be, because जितना आपका फॉर्मल होता है, जितना साइंटिफिक होता है, उतनी उसकी citations पढ़ती हैं, because anybody can read if it is in a formal way. So it is recommended that वो scientific होना चाहिए. Next, the probability sampling procedure are mostly used in which of the following research. कि जो probability sampling होती है, या जो probability sampling का जो procedure है, mostly used in which of the following research. सबसे ज़्यादा probability sampling को किस research में यूज़ किया जाता है? Option number 1 survey method, option number 2 experimental research, option number 3 phenomenology based research, option number D action research, option number E correlational design based research. I hope you are well aware of this survey, which is the survey researches. Experimental, I have already told. Phenomenological basically are related to the human researches, where we used to find out the human behavior. Next, the action research, which are used for the short period of time and to find out the exact, or we can say that instant solution for that particular problem. And last is the correlational design research. So what would be the answer? In which kind of research, in which kind of this procedure, probability sampling procedure is used? So what is the answer according to you? The answer is A, which is survey research, B, which is experimental research, and E, which is the correlational design based research. In case of probability, we used to read these three. So answer will be 1. Answer will be the first, because the survey, experimental and correlation design research are the type of research where probabilistic method is used. So next question, which among the following is not the outcome of grounded theory research? इनमें से कौन सी रिसर्च ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च का आउटकम नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कंसेप्ट्स, ऑप्शन नंबर बी नैरेटिव, ऑप्शन नंबर सी कैटेगरीज, ऑप्शन नंबर डी हाइपोथेसिस. सो द आंसर इज नैरेटिव. ग्राउंडेड रिसर्च थ्योरी में आपके कंसेप्ट्स होते हैं, आपकी कैटेगरीज होती हैं, हाइपोथेसिस होते हैं, लेकिन नैरेटिव इसका पार्ट, इसके आउटकम्स का पार्ट नहीं है. So I hope you like this previous year questions, and if you really like this video, please like, share and comment with your ideas, whatever you think. You can recommend me, and if you really like this video, you can comment on the comment section. I'll make more videos.